नमस्ते आप सभी को। आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे 3 टॉपिक देखे होंगे। पदबंध भी देखा होगा, वाक्य रूपांतरण भी देखा होगा, समास भी देखा होगा। तो आज हम अभी तो फिलहाल जो लेकर चल रहे हैं क्लास 10th में कोर्स बी के ही टॉपिक लेके चल रहे हैं, ताकि उन बच्चों के एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। बाकी जो अदर्स अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आपको जो भी टॉपिक अच्छा लग रहा है या और टॉपिक आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे लिख के वो कमेंट में भेज सकते हैं। आज का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो टॉपिक है हमारा मुहावरे। ठीक है, मुहावरे। इससे पहले हमें पता चले मुहावरे के बारे में पता होना चाहिए कि मुहावरे होता क्या है। मुहावरे बेटा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगर मैं हिंदी में या संस्कृत में बात करूं, हिंदी संस्कृत में इसका क्या अर्थ है, हिंदी और संस्कृत में इसका भी कोई प्रयोजन है ही नहीं। मुहावरे खुद में क्या है, मुहावरे 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हुआ वाक्यांश है जिसका जोड़ देने पर अपना एक अलग अर्थ निकलता है। लेकिन आप उसको अगर तोड़ देते हो, अलग अलग कर देते हो तो इंडिविजुअली अर्थ देगा, सेम वही अर्थ नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बोल दूं अंगूठा दिखाना, जैसे मैं दे दूं अंगूठा दिखाना। ठीक है, अंगूठा दिखाने में आजकल जो बच्चे बात करते हैं अंगूठा दिखाने से व्यक्ति के साइन में बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से अंगूठा दिखाना बात करूं तो मना कर देना। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग लेके चलूं, अंगूठा यानी कि आप कहोगे कि हाथ का अंगूठा, ठीक, थंब, दिखाना ये एक क्रिया है, ये एक अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को मिला देने पर अंगूठा दिखाना बन गया मना कर देना। ठीक, ऐसे में आप लोगों से बोल देती हूँ बाएं हाथ का खेल। नॉर्मली हम काम किससे करते हैं, सीधे हाथ से करते हैं, दाएं हाथ से करते हैं। तो दाएं हाथ से हम एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी काम करने के लिए, लेकिन बाएं हाथ तो एक्सपर्ट नहीं होते, अब उल्टे हाथ से हम नॉर्मली काम नहीं कर रहे होते। तो मैं कहती हूँ भाई बाएं हाथ का खेल है तो मेरे लिए यानी कि बहुत आसान काम है। तो बाएं हाथ का खेल, अगर मैं चारों को अलग अलग कर दूं तो इनका एक सेपरेट मीनिंग है, इनका एक अलग ही अर्थ है। लेकिन जब मैंने इनको मिलाया बाएं हाथ का खेल तो ये आसान काम इसका अर्थ बना। तो इस तरीके से कुछ मुहावरे जो है हमारे फेमस हो चुके हैं। हमारे लैंग्वेज के अंदर हम अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो हमारे पाठ में गद्य पोर्शन जो है, हमारा स्पर्श का गद्य पोर्शन जो है, उसके जो पाठ हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, पाठ्यक्रम में आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, उसमें कुछ प्रचलित मुहावरे हैं। ठीक है, उस पाठों में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, वो मुहावरे हम आज प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं ताकि हमारे एग्जाम की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि हम सीबीएसई की भी कोशिश ये रहती है कि पहले बच्चे जिससे अवेयर हैं, जिसके बारे में जानते हैं, पहले वही मुहावरे उठाए जाए। मुहावरे ऐसा नहीं है कि यही आते हैं, आपके 5 आते हैं, 5 में से आपको 4 करने होते हैं, बट पहली कोशिश यही रहती है कि पाठ में से, लेसन में से उठाए जाए जिससे बच्चे आसानी से कर सके। ये ऐसा नहीं है कि मुहावरे आप पाठ में से उठा के लिखोगे तो ही सही होगा। वाक्य आप कोई भी बना सकते हो, अर्थ लेकिन वही निकल रहा होता है, और आप अपने पाठ में से उठा के वाक्य बनाओगे तो भी सही होगा। आज मैं आपके सामने कुछ मुहावरे लेके चल रही हूँ, देखते हैं इनका क्या अर्थ बनता है और क्या वाक्य चलेगा। देखिए बेटा, मुहावरे मैंने आप लोगों के सामने कुछ लिखे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बेटा जो मुहावरे नहीं है, उनका आप लिटरली मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग ही निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हंसी खेल। हंसी खेल होना क्या, हंसी खेल है क्या ये, यानी कि कोई मजाक है क्या। ठीक है, ऐसे में आप लोग देखो हेकड़ी जता रहे, तो हेकड़ी जता रहे मतलब घमंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जी ललचाना, जी ललचाना मतलब मन कर रहा है, या मेरा जी ललचा रहा है, मेरे समोसे खाने का जी ललचा रहा है, तो मन करना, मन में लालच होना। तो ये मुहावरे नहीं है, इनका लिटरल मीनिंग ही यही है। मुहावरे का मतलब है वर्ड जुड़ेंगे डिफरेंट मीनिंग निकल के आएगा उससे रिलेटेड। ठीक है, कुछ अलग अर्थ। अब जैसे कि मैं आप लोगों के सामने कुछ मुहावरे जो लिखे हुए हैं, इनका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं कि बना कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस तभी हो पाएगी और हमारे दिमाग में भी तभी रहेंगे, समझ में आएंगे कि ये बने किस तरीके से हैं। पहला है अंधा चोट निशाना लगना। अभी को समझने की कोशिश करो पहले। अंधा चोट, मैंने आंखों पर पट्टी बांध ली, चोट मतलब मैंने हमला करने की कोशिश की और मेरा निशाना लग गया। ठीक है, आंखों पे पट्टी बांधने के बाद भी निशाना लग जाना, इसका मतलब क्या, तुक्का लग जाना, बाई चांस कोई वस्तु मिल जाना। तो ये हो गया हमारा अंधा चोट निशाना लगना। तो ये किस केस में यूज किया था, बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए यूज किया। जब छोटा भाई पास हो जाता है तो बड़ा भाई कहता है बाई चांस पास हो गया। मैं बाई चांस लिखूंगी कि बाई चांस, तो इसका मीनिंग ये है पास हो गए हो। ठीक है, इस बार पास हो गए हो, उसका मतलब है अंधा चोट निशाना लग गया है, मैंने तो तुमने कुछ की नहीं थी, यानी कि तुक्के से पास हो गए हो। ठीक है, सेकंड देखो अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बटेर क्या है। बटेर बेटे पक्षी का नाम है। वो पक्षी ऐसा है, ये पक्षी एक अकेला ऐसा पक्षी है, अकेला तो नहीं लेकिन ये ऐसा पक्षी है जो बहुत ऊंची उड़ान नहीं पड़ पाता और बहुत लंबा नहीं उड़ पाता, ये जमीन से सटके चलता है और जमीन पर ही अपने घोंसले बनाता है। तो उन्होंने कहा कि अंधे के हाथ बटेर लगना। कोई अंधा व्यक्ति है जो देख नहीं सकता और फिर उसके हाथ में चलते चलते अचानक से बटेर पक्षी हाथ लग गया। उड़ लंबा नहीं सकता, उड़ तो सकता है, लेकिन किसी ने हाथ लगाया और उसको वो चीज मिल गई। तो इसका मतलब इसका अर्थ क्या होगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु मिल जाना।
ठीक है। थर्ड चलिए, तीसरा गिरह बांधना। गिरह देखो इस तरीके के मुहावरे कई बार एग्जाम में हमारे आ जाते हैं। गिरह का मतलब ही गांठ है बेटा, ठीक है। गिरह बांधना यानी कि गांठ बांध लेना, ध्यान रखना, मेरी बात गिरह बांध लो। ये जो आया था अंधे की आंख बटेर लगना, ये भी छोटे भाई के लिए यूज किया था बड़े भाई ने। किसके लिए? कि अंधे की आंख बटेर लग गई है, सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। यानी कि तुम इंटेलिजेंट तभी कहलाओगे जब हमेशा अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। अब की बार पास हो गए और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अंधे की आंख बटेर लग गई है, ठीक है। गिरह बांधना, ध्यान रखना, मेरी बात गिरह बांध लो, मेरी बात ध्यान रख लो, मेरी बात गांठ बांध लो, ठीक है। चौथा है आंखें फोड़ना। इसके साथ बेटा कई बार एक मुहावरा आता है ऑप्शन में, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि मैम आंखें फोड़ना दिन रात एक करना, क्या दोनों सेम है? आंखें फोड़ना होता है बहुत पढ़ना। अगर पढ़ाई के केस में अगर आप बात करते हो तो आप मुहावरा यूज करोगे आंखें फोड़ने वाला। अगर बात होती है किसी भी फील्ड में आपके मेहनत करने वाली बात आती है तो आप मुहावरा यूज करोगे ये वाला, दिन रात एक करना। आंखें फोड़ना, आईएएस की परीक्षा के लिए वह आंखें फोड़ रहा है, यानी कि बहुत पढ़ाई कर रहा है। 10वीं की परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लेने के लिए या जिले में फर्स्ट आने के लिए कुछ बच्चे आंखें फोड़ रहे हैं, यानी कि बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना। किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें तरक्की पानी है तो दिन रात एक कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस फील्ड में, किस क्षेत्र में, किस वाक्य के अंदर आंखें फोड़ना यूज होगा और अगर बाई चांस ये आ गया तो इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। हमारे पास एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूसरा कोई भी एक वाक्य आएगा फिलअप में दिया हुआ, ठीक है। एक वाक्य आ गया, उसका रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसमें कहा जाएगा इस स्थान पर रिक्त स्थान में उचित मुहावरा लिखिए, ठीक है। अब ऐसे आ गया आईएएस की परीक्षा के लिए डैश करना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती है, ठीक। वह बिजनेस में अंबानी को कंपटीशन देने के लिए डैश कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, लोहे के चने चबाना। अब तुम कुछ बुक्स में इसका मीनिंग देखोगे लोहे का चबाना कठिन कार्य करना, और कुछ बुक्स में इसका मीनिंग देखोगे असंभव कार्य करना। दोनों ही कंडीशंस में ठीक होता है। क्यों? लोहे के चने चबाना का अगर मैं मीनिंग निकालने की कोशिश करूं तो आपके सामने लोहे के चने रखे हैं, तो क्या लोहे के चने चबाना आसान काम है? बिल्कुल नहीं, असंभव ही काम है। लेकिन इतनी मेहनत करना कि लगभग कार्य हमें असंभव सा लगे, ठीक है। तो लोहे के चने चबाना दोनों ही कंडीशन में आप आंसर लिख सकते हो, बहुत कठिन कार्य, असंभव कार्य। आगे देखिए बेटा, चुल्लू पर पानी देने वाला ना होना। चुल्लू किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए। गांव के नॉर्मली बच्चों को देखोगे तो उनको पता होता है कि चुल्लू पर पानी में डूबना, ऐसा बोल देते हैं। चुल्लू होता है बेटा ये हाथ को आप जब ऐसे कर लेते हो जो गड्ढा सा बनता है छोटा सा, अब इसमें पानी देना, तो चुल्लू पर पानी देने वाला भी ना होना, थोड़ी सी भी सहायता ना मिलना, कोई थोड़ी सी भी सहायता देने वाला ना होना, ठीक है। तो बड़े भाई साहब ने यूज किसके लिए किया था? रावण के लिए यूज की थी ये चीज। क्या कैसे कि रावण क्या था? चक्रवर्ती सम्राट था, आग और वायु के देवता भी उसके दास थे, लेकिन क्या हुआ? घमंड के कारण सब कुछ खत्म हो गया और लास्ट में चुल्लू पर देने वाला पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा, यानी कि थोड़ी सी भी सहायता करने वाला कोई नहीं बचा। अब बात ये आती है कि हमें बुक में से ही वाक्य लिखने हैं या हम अपने आप भी बना के लिख सकते हैं? दोनों, कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में ठीक होगा। अब मैंने रावण वाला जैसे एग्जाम्पल बताया, अगर आपको स्टोरी याद है पाठ की तो आप उसमें से भी उठा के लिख सकते हो, या आप बाहर से लिखते हो तो भी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि हमें तो ऐसा वाक्य लिखना है जिससे हमारे मुहावरे का अर्थ क्लियर हो जाए, हमारा मुहावरा क्लियर हो जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना। अब देखो ये कैसा बना होगा, किसी को कोई चोट लगी हुई है, फॉर एग्जांपल मेरी यहीं पे चोट लगी हुई है, अब यहाँ पे नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद क्या होगा? चीस मचेगी बहुत ज्यादा, है ना, और ज्यादा वो दर्द करेगा। तो घाव पर नमक छिड़कने का क्या होगा? दर्द को और बढ़ाना, दुखी को और दुखी करना, ठीक। आगे देखिए, आंधी रोग होना, ये कैसे बना है? अब बड़े भाई साहब ने क्या कहा था? बड़े भाई साहब ने कहा था कि जब मेरी क्लास में पहुंचोगे, 9th क्लास में पहुंचोगे, इतने सारे हिस्ट्री में नाम हुए हैं, विलियम एकम, विलियम दोयम, विलियम त्रियम, विलियम चौयम, तो वो कहता है कि मुझसे पूछ लेते नाम, इतने सारे ऐसे नाम रख लिए, एक ही नाम के पीछे 1 2 3 लगा दिया है। तो ज्योमेट्री जब करनी पड़ती है, आंधी रोग हो जाता है, आंधी रोग हो जाता है, जैसे आंधी में कुछ नहीं दिखाई देता, है ना, तो कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो बड़ा भाई अपने लिए यूज करता है कि जब मेरी क्लास में पहुंचोगे तो आंधी रोग हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या करूं कैसे करूं, ठीक है। तो आंधी रोग हो जाना, कुछ समझ में ना आना। जमीन पर पांव न रखना, इसका मीनिंग समझने की कोशिश देखो कैसे बना है। जमीन पर पांव ही रखना, हवा में पैर रखना, इसका मतलब क्या है? जमीन पर पांव न रखना, बहुत घमंड करना, ठीक है। आगे चलते बेटा, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो, ठीक है। कुछ हमारे पास मुहावरे ऐसे होते हैं जिनका हमें अर्थ देखते ही समझ में आ जाता है। तो हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं? जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो जिगर के किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े हो तो क्या
होगा, दुखी होगा। तो जिगर हमारी बॉडी का पार्ट हो गया, तो जिगर के टुकड़े टुकड़े होना यानी कि बहुत दुखी होना। तलवार खींचना, तलवार निकाली। अब तलवार खींचना कब निकालता है? जब युद्ध करने के लिए तैयार होता है, तो लड़ने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो लड़ने के लिए तैयार होना, ये क्या हो गया? तलवार खींचना। देखिए बेटा आगे चलते हैं। तीर मार लेना, तीर मार लेना यानी कि जैसे मैंने तीर मारा, मुझे कोई निशाना लग, मेरा निशाना लग गया। तीर मार लेना, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करना। जैसे आपने नॉर्मली बच्चों को बोलते हुए दिखा होगा या बच्चों को सुना होगा, तूने बड़े तीर मारे हैं, हाँ तू बड़ा चला तीर मारने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए चल दिया, ठीक है। तीर मार लेना, कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर लेना। आगे देखो, दिमाग होना। मैंने दिमाग होने के साथ स्लैश में लिखा हुआ है सिर्फ ना, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। दिमाग होना, घमंड होना, ठीक है। तुम्हें घमंड हो गया। बड़ा भाई साहब कब कहते हैं इस बात को? छोटे भाई के लिए कब कहते हैं? जब वो पहली बार में पास हो जाता है, ठीक है। पहली बार एग्जाम होते हैं, जब उनके फाइनल एग्जाम होते हैं तो फर्स्ट आ जाता है, तो बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कहता है तुम्हें दिमाग हो गया है, यानी कि तुम्हारा सिर फिर गया है। इसका मतलब तुम्हारे घमंड हो गया है। आगे चलिए, दीन दुनिया से जाना। दीन दुनिया जाना यानी कि कहीं का ना रहना, ठीक है। तो आदमी, ये भी उसी से कनेक्टेड है दोनों लाइन। कैसे कि फर्स्ट टाइम में तुम पास हो गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। आदमी जो चाहे कुकर्म करे लेकिन घमंड ना करे। घमंड किया तो समझो दीन दुनिया से गया। रावण का भी यही हाल हुआ था, घमंड किया दीन दुनिया से गया, यानी कि दीन दुनिया से जाना, किसी लायक ना रहना, ठीक। आगे देखो, पन्ने रंगना। पन्ने रंगना छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए यूज किया है। बड़े प्रेमचंद जी ने, छोटे भाई कौन है? प्रेमचंद लेखक, उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए यूज किया है कि मेरे भाई क्या करते थे? पन्ने रंगते रहते थे। पन्ने रंगना मतलब व्यर्थ में कुछ ना कुछ लिखते रहना। पन्ने रंगे जा रहे हो, रंगे जा रहे हो, जरूरी नहीं काम की चीज लिख रहे हो, पर लिखे जा रहे हो, कोई मीनिंग निकलेगा नहीं निकलेगा, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। मैं पूरा पेज भर दिया, तो पन्ने रंगना यानी कि व्यर्थ में लिखना। आगे देखते हैं कुछ और मुहावरे भी। नेक्स्ट है हमारा नामो निशान मिटा देना। नाम मिटा देना, निशान मतलब उसकी पहचान जो भी है वो भी मिटा देना। इसका मतलब सब कुछ खत्म कर देना, ठीक। हमारा पर्पस ये है कि हम मुहावरे के, जो हमारे सामने मुहावरा है उसी से हम अपना अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें, ताकि वो माइंड में हमारा सिर्फ 10th के क्लास के एग्जाम के लिए नहीं, हमेशा की लिस्ट है कि वो वर्ड बना किस तरीके से है। पापड़ बेलना। पापड़ बेलना, जब पापड़ बेलते हैं तो बहुत ज्यादा टूटता है, बार बार बिखरता है। किसी भी चीज के पापड़ बनाते हैं, पहली बार में सेट नहीं होते। तो पापड़ बेलना का मतलब है, ये भी मेहनत करने से मतलब है, ठीक है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए कही थी ये बात भी, ठीक है। जब मेरी क्लास में पहुंचोगे ना तब पता चलेगा, जब बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्राण सूखना। प्राण सूखना छोटे भाई ने यूज किया है बड़े भाई के लिए। कैसे कि जब मैं बड़े भाई को देखता था अपने सामने, तो क्या करते थे? हमेशा मुझे डांटते थे, क्योंकि मैं खेलने कूदने का शौकीन और बड़े भाई का था पढ़ने के शौकीन। तो जब भी मैं खेल कूद कर आता था और बड़े भाई को देख लेता था तो मेरे प्राण सूख जाते थे, मैं घबरा जाता था कि फिर डांटेंगे। आगे देखिए, बेसिर पैर की बात करना। बेसिर, बेसिर का मतलब बिना सिर और बिना पैर कि, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ना तो सिर है ना पैर है। इसका मतलब व्यर्थ की बात करना, बेकार की बात करना। आगे है सिर पर नंगी तलवार लटकना। सिर पर नंगी तलवार, सिर के ऊपर तुम खुद सोच के चलो, सिर पर कोई भी तलवार है जो मयान के बिना है, तलवार लटक रही है बिल्कुल सिर के ऊपर। अगर वो अच्छा थोड़ी सी नीचे होती है, मुंडी हटी, सिर हटा, एकदम टक कट गया, तो इसका मतलब ये है हमेशा खतरा सिर पर होना। तो जब मैं छोटा भाई खेल कूद कर आता था तो उस पर लगता था बड़े भाई को हमेशा सामने देखकर जैसे सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो, खतरा हमेशा सिर पर रहता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वही बात करेंगे, खेल कूद कर आ रहा है, शर्म नहीं आती, अपनी उम्र का लिहाज नहीं है। तो आप बहुत सारे ऐसे बड़े भाई के अंदर देखोगे बहुत सारे मुहावरे हैं, ठीक है। कुछ मुहावरे तो ऐसे भी जो मुहावरे का नाम दे दिया गया लेकिन उनका लिटरल मीनिंग है। नतमस्तक होना। नतमस्तक का अपना ही अर्थ है, नत का मतलब झुकना, मस्तक का मतलब माथा, सिर झुकना। तो उसको मुहावरा हम नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार वो मुहावरे के उस फॉर्म में आ जाता है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे लिखेंगे वाक्य के अंदर। शब्द चाटना। मैंने एक शब्द चाट लिया, ठीक है। भाई एक शब्द चाट लेते थे लेकिन फिर भी फेल हो जाते थे। शब्द चाटने का मतलब एक एक शब्द अच्छे तरीके से रख लेना, ठीक है, याद कर लेना। ठंडा पड़ना। ठंडा पड़ना कब? अब ये देखो यहाँ तक जो हमारे पास मुहावरे अभी आए थे ये तो बड़े भाई समय से, लेकिन अब आप सोचोगे ठंडा पड़ना ये बड़े भाई साहब के अंदर तो वर्ड नहीं है कहीं पे भी। ये हमारा जो मुहावरा आया है ये किसमें से आया है? डायरी का पन्ना पाठ में। सीताराम सिंह कसारिया राइटर जी का, लेखक का जो लेसन है उसमें से है ठंडा पड़ना, डायरी का पन्ना। मामला ठंडा पड़ गया है, ठीक है। तो पुलिस सब कुछ ठंडी पड़ गई थी। हमें क्या लगा, जो क्रांतिकारी लोग थे, आंदोलनकारी थे, उनको क्या लगा कि पुलिस अब हमला नहीं करेगी, लेकिन पुलिस अब ठंडी पड़ गई है ना, पुलिस अब शांत हो गई है कि अब वो हमला नहीं करेगी। लेकिन कब वो रुकने वाली थी? ये पार्ट के अंदर लिटरली यूं की लाइन है। तो ठंडा पड़ना हम ये भी लिख सकते हैं कि अब मामला ठंडा पड़ गया है, ठीक है। हमने जो केस लड़ा था
तो पहले तो बहुत गर्मा गर्मी में था, लेकिन अब ठंडा पड़ गया, अब वो शांत होता नजर आ रहा है। नेक्स्ट है रंग दिखाना, ये भी उसी लेसन के अंदर की लाइन है, रंग दिखाना। लेकिन पुलिस कब रुकने वाली थी, कब वो अपना रंग दिखाने से रोकने वाली थी? रंग दिखाना यानी कि अपना रूप सबके असली रूप सबके सामने लाना, ठीक है। आग बबूला होना, क्रोधित होना, ठीक है। आग बबूला होना किसमें से है हमारा? ततारा वामिलो कथा में से, ठीक। आग बबूला होना, क्रोधित होना। चेहरा आंखों में तर जाना, चेहरा किसी की आपकी आंखों के अंदर तैर रहा है, तैर रहा का मतलब बार बार आंखों के सामने वो आ रहा है। तो ततारा का चेहरा वामिलो की आंखों में तैर गया, यानी कि वामिलो को रह रहकर ततारा का चेहरा याद आ रहा था। तराजू पर तोलना, ये वाला जो मुहावरा लिया गया है वो लिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में से। तीसरी कसम राइटर किसका है? प्रहलाद अग्रवाल जी का लिखा गया है इसने। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पर मुहावरे से यूज किया है तराजू पर तोलना। तराजू पर तोलना मतलब सही गलत का, उचित अनुचित का निर्णय करना, ठीक है। आगे है 2 से 4 बनाने का गणित, ये भी वही है। शैलेंद्र कुमार जी 2 से 4 बनाने के गणित से परे थे, यानी कि वो जो फिल्म बना रहे थे वो पैसा कमाना, धन कमाने के पर्पज से नहीं बना रहे थे। उनका पर्पज क्या था? आत्मसंतुष्टि। तो उनकी जो फिल्म थी वो 2 से 4 बनाने के गणित से परे थी, यानी कि धन कमाने के गणित से वो परे थी। आगे चलिए, डेरा डालना। अब आप मुहावरा पढ़ के समझ गए होंगे कि डेरा डालना किसमें से लिया गया है। डेरा डालना लिया गया मुहावरा अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब डेरा डालना वहां पे किसके लिए यूज किया गया है? कबूतरों के लिए यूज किया है। कबूतरों ने डेरा डाल लिया है। डेरा डाला होता है अस्थायी पड़ाव डाल लेना कहीं पर भी। जब कबूतरों की जगह पर कब्जा कर लिया गया, जमीनें जो खाली थी, बिल्डरों ने क्या किया? वहां पर घर बना दिया, तो पशु पक्षी अपनी जगह से बेघर हो गए। तो पक्षियों ने इधर उधर डेरा डाल लिया, जहां पर उनको जगह मिली वहां डेरा डाल लिया। हालांकि डेरा डालने का अर्थ ये भी होता है अनिगृहित, जहां पर हमारा अधिकार नहीं है लेकिन वहां पर लंबे समय तक के रुक जाना। यहाँ पर कबूतरों के लिए यूज किया गया है डेरा डालना, कि उनको अपनी जगह से हटा दिया गया, अब उन्हें जहां भी जगह मिली वहां उन्होंने डेरा डाल लिया। आगे चलिए, दीवार खड़ी करना, ये भी उसी में से है। दीवार खड़ी करना यानी कि बाधा पैदा करना। कब हुई थी दीवार खड़ी करना? कब, किसके लिए यूज किया गया? पाठ की अगर मैं बात करूं तो दीवार किसने खड़ी करी है? मनुष्य ने। किससे? अपनी बुद्धि से। मनुष्य अपनी बुद्धि से दीवार खड़ी कर दी है, क्योंकि प्रकृति में सभी की हिस्सेदारी बराबर की है। पंछियों की, पशुओं की, पहाड़ की, समुद्रों की, पर्वतों की, नदियों की, मनुष्य की, सभी की। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि से इस हिस्सेदारी में दीवार खड़ी कर दी है। अब दीवार खड़ी कर देना आप लोग नॉर्मली कोई वाक्य यूज करना चाहते हो वो भी यूज करते हो। नेक्स्ट है हवा में उड़ना। हवा में उड़ना का मतलब हवा में उड़ रहा है, जमीन में पैर नहीं है। इसका मतलब वास्तविकता से परिचित न होना, वास्तविकता से हट के रहना, ठीक है। आगे देखिए, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंक दी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? धोखा देना किसी को भी। आगे और है मुट्ठी भर। मुट्ठी भर, मुट्ठी भर तुम्हें वर्ड समझ में आ गया होगा बच्चा कि ये किसमें से लिया गया है? कारतूस पाठ में से लिया गया है। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। मुट्ठी भर का मतलब थोड़े से आदमी, दमखम साहस, थोड़े से आदमी और ये साहस किसके लिए यूज किया? वजीर अली के लिए, कि वजीर अली के साथ गिने चुने लोग थे, लेकिन साहस ऐसा था कि हाथी नहीं आ रहे थे। किसके? कर्नल उसको पकड़ने के लिए क्या कर रहा था? सेना एक पूरे का पूरा क्या खेमा डाल के बैठा था अपने साथियों के साथ में, लेकिन वजीर अली हाथ नहीं आ रहा था। तो उसकी तारीफ करते हुए, उसके साहस की तारीफ करते हुए बोला था मुट्ठी भर आदमी और ये तुम कम, कि गिने चुने आदमी है फिर भी इतनी कोशिश कर रही है पकड़ने की, फिर भी नहीं आ रहे। हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, ठीक है। हाथ पांव फूलना के आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बड़े भाई साहब लेसन में से भी यूज कर सकते हो। जो बड़े भाई को देखकर छोटे भाई के हाथ पांव फूल जाते थे, घबरा जाता था वो, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके के मुहावरे और भी हैं जो हमारे पद्य जो कविताओं की बुक है उसमें से बनते हैं। संचयन है, आप लोग संचयन के बारे में अच्छे तरीके से परिचित होंगे, उसमें से भी बनते हैं। तो जो मुहावरे हमारे हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। यही मुहावरे आएंगे ऐसा नहीं है, इसी तरीके के मुहावरे आते हैं। पाठ में से कोशिश की जाती है कि पाठ में से ही दिए जाए। पाठ में से देने के बाद फिर भी लगता है कि कुछ बच्चे थोड़े से और मुहावरे से परिचित होने चाहिए, तो अलग से भी मुहावरे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे अपनी पद्य में से जो हमारे इंपॉर्टेंट मुहावरे बनते हैं वो करेंगे, संचयन में से करेंगे, थोड़े से और अलग से करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस दी बेस्ट हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।